सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रचंड सीरीज का शुरुआत, यानी कि आज से प्रचंड सीरीज स्टार्ट हो चुका है। और प्रचंड सीरीज के इस पहले सीरीज में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 2-3 वीडियो में इसका मतलब कि हम लोग 2-3 वीडियो में इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे। एंड देन उसके बाद जैसे इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाता है वैसे ही हम लोग इसका क्वेश्चन वगैरह लेके आ जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं। सो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमें जो चीज़ पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाश के बारे में। जैसा कि इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। सो प्रकाश का डेफिनेशन आप लोग कुछ इस प्रकार देना कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश के बारे में अगर पूछे तो आप लोग कहोगे क्या, कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं, तो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ऑब्जेक्शन होगा कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो वो तो अपनी आँख की सहायता से देख पाते हैं, प्रकाश का यहाँ पे क्या रोल है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि मतलब आप लोग एग्जाम्पल से समझो, जैसे ही आप लोग कोई अंधेरे कमरे वगैरह में जाते हो, सो वहाँ पे आप लोग को ऑब्वियसली कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि आप जब भी वहाँ पे जाते हो तो अपनी आँख के साथ जाते हो, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखाई नहीं देती। वो इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि वहाँ पे आपके पास आँख तो होता है, बट वहाँ पे क्या होता है, तो लाइट नहीं होता है, यानी कि प्रकाश नहीं होता। और उसके बाद क्या करते हो, आप इधर उधर हाथ मार के जैसे तैसे करके स्विच ऑन करते हो, और जैसे ही स्विच ऑन करते हो लाइट जलने लगती है, वहाँ से प्रकाश निकलता है। फिर क्या होता है, तो कमरे में प्रकाश आ जाती है, और जैसे ही प्रकाश आती है आप लोग को सारी वस्तुएं दिखाई देनी पड़ती है। तो ये क्यों दिखाई देती है? क्योंकि तब वहाँ पे प्रकाश आ चुका होता है। ठीक है, सो आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि प्रकाश क्या है, तो वह कारक है जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, भले ही हमारा आँख हो और प्रकाश हो, फिर भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ओके, तो प्रकाश का होना आवश्यक है। देन उसके बाद जो हमें इस मतलब चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाश के गुण के बारे में। अब ये जो गुण है, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल बनता है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी याद करके ले सकते हो। तो चलिए हम लोग प्रकाश के गुण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी मतलब एकदम सीधी। ये ऐसा नहीं है कि प्रकाश, मान लीजिए यहाँ से ये प्रकाश सूर्य से निकल रहा है और ये ऐसे 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 घूमते हुए जा रहा है, ऐसे नहीं। यहाँ से निकलेगा तो बिल्कुल ऐसे सीधे आएगा, यहाँ से निकलेगा बिल्कुल सीधे, यहाँ से निकलेगा तो बिल्कुल सीधे। मतलब प्रकाश कैसे चलती है, तो एकदम सीधे सीधी रेखा में चलती है। ओके, न कि टेढ़ी ठाढ़ी रेखा में चलती है। उसके बाद जो सेकेंडरी गुण है वो कहता है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती परंतु देखने में सहायक होती है। अब क्या होता है, प्रकाश को हम लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसके बिना हम लोग देख भी नहीं सकते। मतलब यही है जो हमें देखने में हेल्प करती है। ओके, और उसके बाद जो मतलब थर्ड नंबर है अपना, वो कहता है कि प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब प्रकाश क्या होती है, तो 1 सेकेंड में 3 गुना 10 के पावर 8, और ये सबको आप लोग अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे उतना 1 सेकेंड में ये मतलब उतना मीटर ये 1 सेकेंड में चल लेती है। प्रकाश की चाल इतनी ज़्यादा होती है। ओके, सो और ये बहुत बार बन भी चुका है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आपको ये टिक करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो प्रकाश की लास्ट गुण हमें पढ़ना है 10वीं क्लास में, वो है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये कई बार क्वेश्चन बना गया है कि मतलब प्रकाश क्या है, और ऑप्शन नीचे 4 दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शन क्या दिया जाएगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आपको उसी को टिक करना है। ओके, और 1 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। सो क्या याद रखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे। ओके, बाकी यार अगला जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है टॉपिक, वो है प्रदीप्त पदार्थ और अप्रदीप्त पदार्थ। ठीक है, सो ये दोनों टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूँ। सो अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त पदार्थ। तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे में हो जाएगा सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती और भी बहुत कुछ। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को समझने की बस एक थोड़ी सी बात है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है, जैसे कि जलता हुआ बल्ब हो गया, उनसे प्रकाश निकलती है। सूर्य है, उनसे भी प्रकाश निकलती है, हम सभी जानते हैं। सो ये जो वस्तु है ये थोड़ा सा अलग है, इनसे क्या होती है, तो प्रकाश निकल रही है। सो इसी गुण के आधार पर हमने इनका एक नाम रख रखा है। क्या नाम रख रखा है? सो इनका जो नाम रख रखा है वो नाम रख रखा है प्रदीप्त पदार्थ। मतलब कि जितनी भी वस्तुएं थी जिनसे प्रकाश निकलती है उसका हमने एक नाम रख रखा है, और वो नाम क्या है? प्रदीप्त पदार्थ। बस इतना ही है प्रदीप्त पदार्थ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आप लोग को इसी को अच्छे भाषा में लिखना होगा तो आप लोग ये लिखा हुआ डेफिनेशन को लिख सकते हो। लेकिन समझने के लिए क्या है कि वो सारी वस्तु मतलब जिससे प्रकाश निकलती है उसका हमने एक नाम रख रखा है, और वो नाम क्या है? तो वो नाम है
प्रदीप्त पदार्थ। ओके, और उसके उसका जस्ट अपोजिट है अप्रदीप्त पदार्थ। तो अप्रदीप्त पदार्थ में आप लोग कुछ ऐसे लिख सकते हो कि जिस वस्तु से प्रकाश न निकले या उत्सर्जित न हो उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चांद, कलम, किताब। अब हम सभी जानते हैं कि कलम किताब से कोई भी प्रकाश नहीं निकलती है, ठीक है, कोई भी लाइट नहीं निकलती है। तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकले उसका हमने एक नाम दे रखा है। नाम क्या दे रखा है? तो अप्रदीप्त नाम दे रखा है। और वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकले उसका हमने एक और नाम दे रखा है और वो नाम है प्रदीप्त पदार्थ। मतलब दोनों वस्तुओं को हमने अलग अलग नाम दे रखा है, निकलने वाले का अलग नाम, न निकलने वाले का अलग नाम। ओके, तो होप आप लोग ये समझ गए होंगे। और उसके बाद जो है पढ़ना वो पढ़ना है पदार्थों के प्रकार के बारे में। तो अभी देखिए हम ना मतलब पदार्थों को कई प्रकार से बांटे हुए, ठीक है, मतलब विभाजित किए हुए हैं। यहाँ पे हमने प्रकाश को किस आधार पे विभाजित कर रखा है? तो प्रकाश के पार करने के आधार पे हमने पदार्थ को 3 प्रकार से बांटे हुए हैं। कौन कौन से पदार्थ है? तो एक है पारदर्शी पदार्थ, सेकेंडरी आपका अपारदर्शी पदार्थ और थर्ड में आप लोग को पारभासी पदार्थ देखने को मिलेगा। इसको हमने किस आधार पर बांट रखा है? तो प्रकाश पार करने के आधार पर। अब यहाँ पे ये आधार क्या होता है मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। देखिए आधार, अगर आप लोग को किसी भी चीज़ को बांटना है उसके लिए आपको कोई ना कोई एक आधार की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे कि आप लोग को अगर मैं बांटना चाहूँ तो आप लोग को लिंग के आधार पे अगर बांटूँ तो लड़कियाँ को इधर कर दूंगा और लड़के को इधर कर दूंगा। ये मैंने किसके आधार पे बांटा? तो ये लिंग के आधार पर कि जिसका भी लिंग लड़का है वो इधर हो जाए और जिसकी भी लिंग लड़की है वो इधर हो जाए। ये मैंने लिंग के आधार पर बांट दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद मैं आपके पसंद के आधार पर बांटूंगा। मैं कहूँगा जिसको भी कबड्डी पसंद है वो इधर आ जाए और जिसको भी क्रिकेट पसंद है उसको वो इधर आ जाए। सो अब क्या होगा इस बार? तो ये मान लीजिए क्रिकेट वाला है और ये कबड्डी वाला है। तो ये क्रिकेट वाला में क्या होगा? तो बहुत सारे लड़कियां भी आ जाएगी और बहुत सारे लड़के भी आ जाएंगे, क्योंकि लड़कियों को भी क्रिकेट पसंद है और लड़कों को भी क्रिकेट पसंद है। सेम इधर कबड्डी में भी होगा, बहुत सारे लड़के आ जाएंगे और बहुत सारी लड़की आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लड़कियों को भी क्या है? तो कबड्डी पसंद है और लड़कों को भी कबड्डी ही पसंद है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो इसमें लड़का लड़की दोनों मिल जाएंगे, इसमें भी लड़का लड़की दोनों मिल जाएंगे। लेकिन पहले जो हमने ग्रुप बनाया था लिंग के आधार पे, उसमें एक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आपको लड़की मिलेगी, तो एक ग्रुप में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ लड़का ही मिलेगा। तो इस आधार पे हमने क्या किया? तो आप मतलब पूरे क्लास को हमने 2 भाग में बांट दिया। पहला ग्रुप तो ये बनाया और दूसरा ग्रुप मैंने ये बनाया। तो 2 आधार पे बांटने से क्या होता है? अलग अलग चीज़ मिलता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किस आधार पे बांट रखा है? तो प्रकाश के पार करने के आधार पे। और 9th में हम लोगों ने किस आधार पे पढ़ रखा है? तो उसके अवस्था के आधार पे। जैसे कि वो ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है, तो वो हमने अवस्था के आधार पे बांट रखा है। और इसमें जो हमने बांट रखा है वो बांट रखा है प्रकाश के पार करने के आधार पे। ओके, सो ये 3 प्रकार के होते हैं, ये तीनों आपने देख रखा है। अब हम इन तीनों का डेफिनेशन देखते हैं। सो थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे हमें डेफिनेशन मिल जाता है। फर्स्ट नंबर पारदर्शी पदार्थ है। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि हवा, पानी, शीशा। तो देखिए सिंपल सा है, हमने प्रकाश के पार करने के आधार पर बांट रखा है। तो जिससे प्रकाश हो जाए, मतलब इधर से हम लोग प्रकाश डालें और सेम इधर ही मिल जाए, मतलब इधर से डालें और इधर यहाँ पे रुकावट भी न हो, निकल जाए। ये मान लीजिए हमने क्या है, यहाँ पे हवा है और इधर से हमने प्रकाश डाला और इधर में प्रकाश मिल गया। सो ये क्या है? तो ये पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। और मतलब कि जिससे पार हो सके हम लोग उसे पारदर्शी कहते हैं। और वैसे ही सेम अपारदर्शी, ये क्या होता है? तो ये पारदर्शी का बिल्कुल ही उल्टा होता है, ठीक है। पारदर्शी में क्या था? तो प्रकाश आर पार हो जाने में कोई भी मुश्किल नहीं थी। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश आर पार होता ही नहीं है। सो इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो डेफिनेशन है, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार नहीं हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे किताब, ईंट। अगर आप लोग किताब को इधर से रखिएगा और इधर से प्रकाश दीजिएगा, मान लीजिए जैसे टॉर्च मारिएगा, सो इधर कुछ भी लाइट दिखाई नहीं देगा, इधर बिल्कुल ही अंधेरा होगा। सो ये क्या होता है? तो ये वैसे पदार्थ है जिससे प्रकाश आर पार हो ही नहीं सके। जैसे कि ईंट, ईंट से अगर आप लोग इस साइड लाइट मारिएगा तो उस साइड नहीं जाएगा। सो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ओके, और उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो है पारभासी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार हो सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि तेल लगा कागज, घिसा हुआ शीशा। अब आंशिक रूप से पार हो सके इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए इधर से आप लोग पूरा लाइट एकदम एकदम तेज रोशनी वाला, मतलब एकदम तेज रोशनी वाला जो टर्च होता है वो बार रहे हैं और इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से प्रकाश आ रहा है और ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। सो क्या हो रहा है? इधर से प्रकाश जा तो बहुत मात्रा में जा रहा है, लेकिन इधर ये क्या है? ये इसे रोक ले रहा है, बहुत प्रकाश को रोक ले रहा है और थोड़े से प्रकाश को क्या कर रहा है? जाने दे रहा है। तो वही थोड़ा सा प्रकाश की वजह से हमें इधर कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये बहुत
कम प्रकाश को जाने दे रहा है, तो कम को ही हम लोग आंशिक बोलते हैं। तो आंशिक रूप से मतलब कम रूप से इस पार आ सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये जो पदार्थ है इसका हमने नाम दे रखा है, और नाम क्या है, तो नाम है परभाषी पदार्थ। ओके, तो ये क्या करता है परभाषी पदार्थ, मतलब इधर से आप लोग ज़्यादा प्रकाश डालिएगा तो ये अपने में से बहुत कम को इधर जाने देगा, और ये जो बहुत कम आता है ना, तो इसलिए हमने इसके इसी गुण के आधार पर इसका नाम दे रखा है। और नाम क्या दे रखा है, सो नाम दे रखा है पारभासी पदार्थ। ओके, और उसके बाद जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं कि वो पढ़ना है प्रकाश के किरण के बारे में। प्रकाश हमने बहुत पढ़ लिया, प्रकाश के किरण के बारे में पढ़ना है। सो प्रकाश के किरण का डेफिनेशन आप लोग इस बात से आप लोग दे सकते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश जिस सीधी यहाँ पे जिस छूटा हुआ है, तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है यानी कि चलती है, उसी को प्रकाश का किरण कहते हैं। मतलब हमने अभी प्रकाश के गुण में क्या पढ़ा था कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलती है, और ये जो सीधी रेखा है इसका हमें कुछ ना कुछ नाम देना था ताकि हम इसे पहचान सके। तो ये जो सीधी रेखा में प्रकाश चलती है, इसी का नाम हमने दे दिया प्रकाश का किरण। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि प्रकाश क्या करती है, तो सीधी रेखा में चलती है, और इसी का हमें नाम देना था, तो इसका नाम हमने प्रकाश का किरण दे दिया। ओके, और उसके बाद जो सेकेंडरी पॉइंट है अपना, वो कहता है किरण पुंज। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने ये पढ़ लिया प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश का किरण इसे कहते हैं, ये सीधी रेखा में जा रहा है तो इसी का प्रकाश का किरण कहते हैं। और प्रकाश के किरणों के समूह को, मतलब कि एक किरण रहे तो हम उसे किरण कहेंगे, और वही किरण के समूह मतलब क्या होता है, एक से अधिक। तो ये मैंने एक से अधिक प्रकाश के किरण बना दिए। तो इसे अगर आप लोग नाम देना चाहोगे तो क्या नाम दोगे, तो इसे आप लोग नाम दोगे प्रकाश का किरण पुंज। क्यों दोगे, क्योंकि अगर ये अकेला नहीं है, ये यहाँ पे बहुत सारे हैं, और वही अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अकेला ये प्रकाश की किरण है, तो इसका नाम आप लोग प्रकाश की किरण ही दोगे। लेकिन वही आप लोग को 2-3 या फिर उससे भी अधिक दिखे, तो आप लोग क्या दोगे, उसे किरण पुंज कहोगे। मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब जो ये किरण पुंज होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है अपसारी किरण पुंज, उसका सेकेंडरी होता है अभिसारी किरण पुंज, और फोर्थ होता है समांतर किरण पुंज। ओके, सो अभी हम इन तीनों को देखते हैं और इन तीनों को समझते हैं। इसके बाद आज के इस लेक्चर को हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले अब अपसारी किरण पुंज। सो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसी किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। तो ये रहा, मान लीजिए हम वो बिंदु, और इससे क्या हो रही है, तो प्रकाश की किरण निकल के ऐसे फैलती चली जा रही है। मतलब यहाँ से निकल तो ऐसी रही है, लेकिन ऐसे फैलती ही चली जा रही है, ऐसी फैलती ही चली जा रही है। अब ये प्रकाश की किरणें इससे कभी भी नहीं मिलेगी, उल्टा जितना दूर जाएगी उतना इसके बीच के दूरी बढ़ेगा। यहाँ पे कम दूरी था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा, और जितना मतलब कि ये दूर जाएगा उतना ही इसका दूरी क्या होगा, तो बढ़ेगा। सो ऐसे इस प्रकार के जो किरण पुंज होते हैं, जैसे कि आप लोग टॉर्च बारते हो, सो क्या होता है, आप लोग मतलब एक छोटे से ही बारते हो, लेकिन वो निकलते निकलते ऐसे फैलते चला जाता है। तो वो जो किरण पुंज है, मतलब है तो वो प्रकाश की किरणें, जैसे एक प्रकाश की किरण ये निकली, एक प्रकाश की किरणें ये निकली, एक प्रकाश की किरणें ये निकली, एक प्रकाश की किरणें ये निकली। तो ये सब क्या हो रही है, तो ये आपस से दूर होती चली जा रही है। ठीक है, तो दूर अगर होती चली जाए तो उसका हमने नाम दे रखा है, सो इसका नाम दे रखा है अपसारी किरण पुंज। ओके, और उसके बाद जो सेकेंडरी है वो है अभिसारी किरण पुंज। तो वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर अभिसरित का अर्थ होता है इकट्ठा होती है, उसे क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया किरण पुंज। ये क्या है, तो ये मतलब एक से अधिक किरण है ना, ये एक किरण हो गया, 2 किरण, 3-4 किरण है, तो इसे हम लोग किरण पुंज कहेंगे। लेकिन ये किरण पुंज क्या है, तो इधर से चल के आ रही है, मतलब इधर है, इधर से चल के आ रही है, और इस बिंदु पे एक जगह मिल रही है आके। सो इसका भी अलग नाम होगा, सो इसका नाम हमने दे रखा है अभिसारी। इसमें क्या होता है, तो किरणें दूर से चल के आती है और एक बिंदु पे मिल जाती है। ओके, और उसके बाद जो लास्ट है अपना वो है समांतर, सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, सो समांतर किरण पुंज। सो ये जो समांतर किरण पुंज है ये क्या है, सो इसका डेफिनेशन थोड़ा ऊपर करके पढ़ा जा सकता है। ये है कि वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चली जाती है, उससे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे जैसे कि देखिए हम सभी जानते हैं किरण पुंज होने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक से अधिक प्रकाश की किरण होनी चाहिए। तो ये मैंने एक बना दिया, उसका सेकेंड बना दिया, उसका फोर्थ बना दिया, उसका थर्ड बना दिया। अब इन तीनों को अगर आप लोग देखोगे तो ये एक दूसरे से बराबर दूरी पे, जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी इतना यहाँ पे है, जितना दूरी इसका यहाँ पे है
उतना ही दूरी इसका यहाँ पे भी, इतना ही पूरा दूरी, मतलब यहाँ पे जितना दूरी है उतना ही दूरी पे यहाँ से चली जा रही है, यहाँ से चली जा रही है, यहाँ पे चली इसका देखिए, इसके बीच का यहाँ की दूरी इतना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का दूरी भी सेम है, यहाँ का दूरी भी सेम है, मतलब एक दूसरे से समांतर दूरी पे ये चलती ही जा रही है, कभी ना मिलेगी, न कभी ज़्यादा इसका दूरी बढ़ेगा, न कभी ज़्यादा इसका दूरी घटेगा। सो इस प्रकार के जो किरणपुंज होते हैं, इसका नाम हमने दे रखा है समांतर किरणपुंज। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के समांतर होती है। सो होप कि आपके क्लास, आज के इस क्लास में आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।